नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे इल्तुतमिश के ऊपर और रज़िया सुल्तान के ऊपर। और क्लास को पूरा देखिएगा, एक विस्तृत तौर पे यह चर्चा होगी। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं एक विस्तृत तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक के ऊपर। यदि आपने वह क्लास ना देखी हो तो एक बार अवश्य जाके देखें, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं हम इल्तुतमिश के ऊपर। सबसे पहली बात तो यही है कि जो इल्तुतमिश है उसका कार्यकाल 1210 से 1236 तक रहता है। आप याद रखिएगा कि इल्तुतमिश का जो कार्यकाल है वो 1210 से 1236 तक रहता है। जो यह इल्तुतमिश हुआ करता था यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था, ठीक है। याद रखिए कि इल्तुतमिश कौन था, आप बताएंगे भैया यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था। यह गुलाम वही जो बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक का बनता है, क्या दामाद बनता है। याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश गुलाम एवं दामाद हुआ करता था। कहते हैं कि जब 1210 में, याद रखिए जब 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है तो उस समय जो इल्तुतमिश था वो उत्तर प्रदेश के बदायूं का गवर्नर हुआ करता था। याद रखिए, कहते हैं जब आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भैया कि जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो उस समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था, आप बताएंगे भैया कि इल्तुतमिश था जो बदायूं का गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। याद रखिएगा, कहते हैं आपको हमने जब कल की क्लास में बताया था कि इल्तुतमिश ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो लाहौर में बनाई थी। उसने लाहौर में ही शासन किया था, उसने अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं बनाई। कहते हैं जब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई 1210 में तो 8 महीने के लिए एक शासक बनता है। कहते हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका ही पुत्र आराम शाह उसका शासक बनता है। इसने लगभग 8 महीनों तक शासन किया था। कल की क्लास में हमने बताया भी था, इसने 8 महीनों तक शासन किया था। और याद रखिएगा यह एक अयोग्य शासक था, इसलिए तुर्की के अमीरों ने इसे गद्दी से हटा दिया और इल्तुतमिश बनता है नया शासक। और इल्तुतमिश ही वह पहला शासक था, याद रखिए कि इल्तुतमिश वह पहला शासक था जो राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करके लाया था। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछे कि बताइए कि पहली बार दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली किसने स्थापित करी, तो आप बताएंगे भैया इल्तुतमिश था। वह कौन था, इल्तुतमिश पहली बार राजधानी दिल्ली को बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इल्तुतमिश अगर आपसे पूछे कि बताइए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, हमने कल आपको बताया था कि भैया कि जो गुलाम वंश है उसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। याद रखिए, अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन करके ऐसे पूछ दूँ कि बताइए कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप बताएंगे भैया कि इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का होता है क्या, वास्तविक संस्थापक होता है। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था। याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया तो आप बताएंगे इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की, आप बताएंगे 1211 में इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था। और यह पहली बार हुआ कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली पहली बार बनाई गई है, ठीक है। इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, लाहौर हुआ करती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन कहाँ से किया, आप बताएंगे भैया कि लाहौर से शासन किया है, ठीक है। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में, याद रखिए इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की और खलीफा ने इसे सुल्तान आजम कहा था। जब हमने आपको कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि इसने सिप्पे सलार की उपाधि ग्रहण की थी। इसने अपने आप को सुल्तान नहीं समझा, यह अपने आप को मोहम्मद गौरी का गुलाम ही समझता था। लेकिन 1229 में जब इल्तुतमिश आया, कहते हैं इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने आप को सुल्तान की उपाधि से नवाजा। कहते हैं बगदाद के खलीफा से एक वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की सुल्तान की, ठीक है। याद रखिए, कहते हैं पहली बार सुल्तान की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करने वाला शासक, आप बताएंगे भैया कि वह शासक इल्तुतमिश हुआ करता था, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। याद रखिए पहला शासक था जिसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और इसने एक मानक सिक्के चलवाए। मानक सिक्के जो टंका चलवाया, इसने टंका चलवाया। और टंका किसका सिक्का हुआ करता था, कहते हैं चांदी का सिक्का हुआ करता था। क्वेश्चन आपसे ऐसे करके पूछा जाए कि बताइए टंका होता था, आप बताएंगे भैया चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था। कहेंगे जीतल किसके सिक्के को कहा जाता था, आप बताएंगे तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। याद रखिएगा, यह पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने टकसाला का नाम सिक्कों के ऊपर अंकित करवाया। यह कहा जा सकता था कि यह जो सिक्का है यह मान के चलिए कोई सिक्का है और इसने टकसाला का नाम इनके ऊपर अंकित करवाया, तो इससे यह
प्रतीत होता है कि एकदम सिक्कों की पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है कि यह जो सिक्का है वो किस टकसाल के अंतर्गत बना है। ठीक है, इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सिक्कों के ऊपर टकसाल का नाम अंकित करवाया था। कहते हैं इल्तुतमिश ने 40 तुर्की सरकारों से तुर्कान चहलगानी नामक प्रशासनिक संस्था की स्थापना की। कहते हैं समझिएगा, इसने क्या किया, एक 40 सरदार नियुक्त किए अपने मंत्रिमंडल में और एक स्वयं की मदद करने के लिए। तुर्कान चहलगानी, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि तुर्कान चहलगानी का स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे भैया कि वह इल्तुतमिश हुआ करता था। यह वही तुर्कान चहलगानी है जिसका दिल्ली सल्तनत के ऊपर इतना प्रभाव होगा, गुलाम वंश के ऊपर इतना प्रभाव होगा कि कभी ये स्वयं सुल्तान को हटाकर इसमें से खुद अपने आप को सुल्तान बनाने लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, बलवन एक इसी का उदाहरण है, कहते हैं तुर्कान चहलगानी का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तुर्कान चहलगानी की स्थापना किसने की, आप बताएंगे भैया कि इल्तुतमिश ऐसा शासक था जिसने तुर्कान चहलगानी की स्थापना की। कहते हैं इल्तुतमिश के काल में ही 1221 में बख्तियार काकी दिल्ली आए थे। ठीक है, 1221 के दिल्ली में 1221 में बख्तियार काकी दिल्ली आए। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक में एकता प्रथा को भी स्थापित करवाया। पहला ऐसा शासक था जिसने एकता प्रथा लेके आया था। याद रखिएगा, एकता प्रथा भी कौन लेके आया, तो बताएंगे इल्तुतमिश। एकता प्रथा होती क्या है, कहते हैं जो वेतन की बजाय उनको भूमि देना ही एकता प्रथा के अंतर्गत आता है। कहते हैं इल्तुतमिश पहला शासक था जो एकता प्रथा को लेके आया। कहते हैं भारत में एकता प्रणाली का जो जनक होता है, जो संस्थापक होता है, वो भी इल्तुतमिश होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत में एकता प्रणाली का जनक, आप बताएंगे इल्तुतमिश होता है। कहते हैं तुर्कान चहलगानी का जो स्थापना किसने की, कहते हैं इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, तो 1235 की एक चीज़ याद रखिएगा कि 1235 में जब ग्वालियर के अभियान पे इल्तुतमिश गया था, 1235 में ग्वालियर के अभियान पर इल्तुतमिश गया था। इस अभियान के दौरान ही इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों की बजाय पुत्री रजिया सुल्तान को, यानी कि जो रजिया थी, उसे अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी कब चुना, कहते हैं 1235 में। उसे पता था कि उसके जो पुत्र हैं वो अयोग्य हैं और शासन संभालने के लिए इसीलिए उसने अपनी पुत्री को चुना। कब चुना, कहते हैं 1235 में चुना। किस अभियान के दौरान चुना, आप बताएंगे ग्वालियर अभियान के दौरान चुना है। कहते हैं 1236 में बमियान, यानी कि अफगानिस्तान में बमियान पर आक्रमण करते समय इल्तुतमिश का अंतिम अभियान साबित हुआ है 1236 में। इसी अभियान के दौरान उसकी तबीयत खराब होती है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं चंगेज खान से बचने के लिए क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसने चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म को सम्राट जलालुद्दीन के इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। कहते हैं वह इल्तुतमिश ही था। कहते हैं किसी ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इसने शरण नहीं दी। कहते हैं देखिए, चंगेज खान आप सभी को पता है एक बहुत ही खूंखार शासक हुआ करता था। तो हुआ क्या, यह इसके पीछे पड़ा था, ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन के पीछे। यह भागता हुआ दिल्ली में आया। इल्तुतमिश को जब पता चला तो इसने इसके लिए गेट नहीं खोले। कहते हैं उड़ता हुआ तीर कौन लेगा, साफ सीधी बात है भैया, उड़ता हुआ तीर कोई नहीं लेता है। ठीक है, याद रखिए। तो इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को शरण नहीं दी। याद रखिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहते हैं इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य में कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य करवाया। कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हमने आपको पढ़ाया था कि इसने क्या किया, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी और उसके बाद इसने क्या किया कि उस निर्माण कार्य को पूरा किसने कराया। आप बताएंगे कि इल्तुतमिश के द्वारा वह निर्माण कार्य पूरा करवाया गया। संभवतः पहला मकबरा प्रणाली, जो आपसे पूछे कि भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है, आप बताएंगे भैया कि वह श्रेय तो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्मित करने का भारत में पहला श्रेय जाता है या निर्मित करवाने का श्रेय जाता है। कहते हैं इल्तुतमिश बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, आप बताएंगे भैया इल्तुतमिश ने बदायूं की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। वह पहला सुल्तान था जिसने सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए, इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाया, जिसमें चांदी का टंका और तांबे का जीतल हुआ करता था। अगर आपसे पूछे कि बताइए टांका और जीतल किसने चलवाए, आप बताएंगे इल्तुतमिश के द्वारा चलवाए गए। कहते हैं तांबे का हुआ करता था, कहते हैं जीतल हुआ करता था, तो वहीं टांका हुआ करता था, चांदी का हुआ करता था। यह क्लास याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखिएगा। यदि आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमने
ये जो आपके पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हैं उनको MCQ को सीधे सीधे थ्योरी के रूप में परिवर्तन करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। और हाँ, याद रखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रैक्टिस क्लास आई, यदि आपने ना देखी हो तो एक बार अवश्य देखें, क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कहते हैं बयाना पर आक्रमण करने के समय, कहते हैं बयाना पर आक्रमण करने के जाते समय इल्तुतमिश बीमार हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित होता है, जो एक कक्षीय मकबरा है। कहते हैं जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसका पुत्र, याद रखिए उसका एक पुत्र था, पुत्र तो उसके 2-3 थे, लेकिन उसका जो पुत्र था वह क्या करता है कि वह रुकबुद्दीन जो फिरोज है उसकी माँ, रुकबुद्दीन फिरोज की माँ इसी को दिल्ली का सरदार यानी कि दिल्ली का सुल्तान के पद पे बिठा देती है। लेकिन इसने कुछ महीनों तक शासन किया। बाद में तुर्कान चहलगानी में यानी कि जो अमीर हुआ करते थे, इसके यानी कि दिल्ली की जो अमीर हुआ करते थे और दिल्ली की जो प्रजा हुआ करती थी वह इससे काफ़ी खपा हो गई, यह काफ़ी खपा हो गई। और रजिया सुल्तान को उन्होंने क्या किया, कहते हैं रजिया सुल्तान को एक फेवर मिला, उन्होंने क्या किया कि दिल्ली की प्रजा के पास गई और एक काफ़ी चर्चित बात है ये, उन्होंने कहा कि आपके मरहूम जो सुल्तान है उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी घोषित किया है कि आप नहीं चाहते कि आपके सुल्तान की आखिरी इच्छा पूरी हो। और इस तरीके से प्रजा के द्वारा पहली चुने जाने वाली जो महिला हुई वो रजिया सुल्तान हुई थी। कहते हैं रजिया सुल्तान 1236 में दिल्ली के गद्दी पर बैठी, याद रखिएगा। कहते हैं जब रजिया सुल्तान दिल्ली के गद्दी पर बैठी 1236 में बैठी और इनका शासनकाल 1240 तक रहा, लगभग 4 वर्ष इनका शासनकाल लगभग 4 वर्ष रहा था, याद रखिए। आइए शुरुआत करते हैं हम रजिया सुल्तान की। देखिए रजिया सुल्तान का जो कार्यकाल है वो 1236 से 1240 तक रहा। कहते हैं रजिया जब सुल्तान बनी तो इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग कर पुरुषों की तरह कावा यानी कि चोगा और कुल्हा यानी कि टोपी पहनकर दरबार में मुंह खोल के आने लगी। आपने देखा होगा कि जो एक कोट हुआ करता था काफ़ी लंबा जो पैरों तक आता था उसे क्या बोलते थे, कहते हैं उसे चोगा। और कुल्हा जो टोपी हुआ करती थी उसे टोपी, वह पहनकर रजिया सुल्तान ने दरबार में आने लगी। और रजिया जो होती हैं वो सुल्तान कब बनती हैं, आप याद रखिए 1236 में बनती हैं। रजिया से जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उनके ऊपर हम इसी थ्योरी में चर्चा करेंगे। कहते हैं रजिया ने जब एक गैर तुर्की अफ्रीकी मुस्लिम कौन, जलालुद्दीन याकूत को, याद रखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि रजिया ने किसे घोड़े का सरदार अमीर ए आखुर नियुक्त किया, आप बताएंगे भैया जलालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान के द्वारा अमीर ए आखुर यानी कि घोड़े का सरदार नियुक्त किया जाता है। कहते हैं जो तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइज्जम बरहम शाह को बैठा दिया। देखिए कहानी क्या थी, आप पहले कहानी सुनिएगा। कहते हैं कि रजिया सुल्तान ने क्या किया कि जलालुद्दीन याकूत जो कि एक अफ्रीकी मुसलमान हुआ करता था, इसने क्या किया कि उसे एक अच्छे से पद पर, उसका प्रमोशन दिन पर दिन यह कर रही थी, कहते हैं अमीर आखुर के पद पर बैठा दिया। जो तुर्कान चहलगानी, जो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी का गठन किया, उन सरदारों का प्रभाव इतना था, उन यानी कि अमीर का मतलब क्या होता है, अमीर का मतलब होता है ऑफिसर, ठीक है, यानी कि जो अधिकारी थे। कहते हैं तुर्की के जो अधिकारी हुआ करते थे, जो तुर्कान चहलगानी, इनका प्रभाव इतना था कि यह सुल्तान को बनाते भी थे और उसके पीछे जो उसके विरुद्ध गतिविधियां भी करते थे, याद रखिए। तो इन्हें कहीं ना कहीं मन में खटक रहा था कि हमारे ऊपर एक महिला शासन कर रही है, यह चीज़ इनको खटक रही थी। ये सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। अब भैया इनको मौका मिला, जब इनको मौका मिला तो इन्होंने क्या किया कि रजिया सुल्तान को उसके पद से हटा दिया। वो कहते हैं रजिया के समय कुछ विद्रोह भी हुए थे, तो रजिया उस विद्रोह को शांत करने के लिए पंजाब के, आपने अमृतसर सुना होगा, वहाँ पे गई थी और रजिया की शादी वहाँ पे अल्तुनिया के साथ हो गई। क्यों कहते हैं अल्तुनिया ने क्या किया था, अल्तुनिया रजिया को कैद कर लेता है। अब भैया रजिया तो सुल्तान तो रही नहीं है, तो रजिया को इसने कैद कर लिया। अब इसने क्या किया, रजिया ने इसे शादी को ऑफ़र दिया। कहते हैं शादी को ऑफ़र दिया तो ये मान गया। कहते हैं जब रजिया ने अल्तुनिया के साथ शादी कर ली और अल्तुनिया और रजिया दोनों की दोनों दिल्ली की ओर आ रहे थे, जब ये दिल्ली की ओर आ रहे थे तो खबर पड़ी, तुर्कान चहलगानी को दिल्ली में खबर पड़ी कि यह दोनों आ रहे हैं अपने शासन को वापस लेने। तो इन्होंने क्या किया कि कहते हैं हरियाणा के कैथल के पास इनकी हत्या करवा दी गई। कहते हैं रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं के द्वारा कैथल में कर दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, बेहद ही महत्वपूर्ण है, जितना महत्वपूर्ण था हमने सभी के ऊपर चर्चा की। कहते हैं उसके बाद मुजुद्दीन बाराम शाह बनता है शासक, है इल्तुतमिश का पुत्र था और रजिया का भाई हुआ करता था। यह महत्वपूर्ण नहीं है, कहते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे।
अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है। कहते हैं बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। याद रखिए नासिरुद्दीन महमूद, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा आपका नासिरुद्दीन महमूद से, कि कहते हैं यह ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह किया करता था। कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद तुर्की का शासक था जो दिल्ली सुल्तान बना बाद में। कहते हैं यह भी गुलाम वंश से ही था। यह मधुर एवं धार्मिक स्वभाव का एक व्यक्ति हुआ करता था। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपने जीवन का निर्वाह किया करता था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। कहते हैं दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपने जीवन का निर्वाह किया करता था? आप बताएंगे नासिरुद्दीन महमूद हुआ करता था। अब यह जो नासिरुद्दीन महमूद है, इसने क्या किया? कहते हैं बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। याद रखिए, कहते हैं बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। अब याद रखिए बलबन कौन है? कहते हैं तुर्कान चहलगानी, आपने याद ही होगा। तुर्कान चहलगानी जो गठन हुआ, उन्हीं में 40 सरदारों में एक बलबन का नाम भी हुआ करता था। कहते हैं कि बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन महमूद के साथ किया। महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति किसके पास थी? आप बताएंगे भैया बलबन के पास हुआ करती थी। कहते हैं प्रारंभ में बलबन चहलगानी का सदस्य हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे बलबन ने अपनी शक्ति को और विस्तारित किया, अपनी शक्ति को और फैलवाया। और कहते हैं जब बलबन शक्तिशाली हो गया, कहते हैं बलबन की शक्ति में वृद्धि को देखकर चहलगानी के एक सदस्य किचलू खान ने बलबन के विरुद्ध षड्यंत्र किया। और 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है, इसी बीच में, कहते हैं उस समय सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली की सत्ता थी, उसको गयासुद्दीन बलबन अपने हाथों में ले लेता है। और गयासुद्दीन जो बलबन था, इसका कार्यकाल 1266 से 1287 तक चलता है। ठीक है, तो बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह तुर्कान चहलगानी का इसने विनाश किया। देखिए यह समझता था, देखिए बलबन जो था वो समझता था कि ये जो चहलगानी है, जो 40 सरदारों का जो ग्रुप है, यह क्या करता है पीठ पीछे सुल्तान के विरुद्ध, और करता क्या है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले अपने आप को स्थायित्व करने के लिए इसने उसी तुर्कान चहलगानी को भंग कर दिया, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा करी गई थी। कहते हैं यह मंगोले के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। याद रखिए, राज दरबार में सिजदा और पैबोस की शुरुआत किसने की? आप बताएंगे बलबन ने। कहते हैं सिजदा और पैबोस हुआ क्या करते थे? कहते हैं कि जब आप सुल्तान के सामने जाएँ तो उसको पूरे उसके सामने लेट के उसे प्रणाम करें और उसके पैरों को आप चुम्बन करें। ठीक है, यानी कि सिजदा और पैबोस की जो नीति थी वो कौन लाया? आप बताएंगे भैया कि जो गयासुद्दीन बलबन था वो सिजदा और पैबोस की नीति लाया। कहते हैं बलबन ने फारसी रीति रिवाज पे नवरोज उत्सव, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नवरोज उत्सव की बात किसने की? आप बताएंगे भैया कि जो नवरोज उत्सव है वो कौन? गयासुद्दीन बलबन लाया। तो सिजदा और पैबोस कौन लाया? आप बताएंगे बलबन लाया। कहते हैं नवरोज उत्सव कौन लाया? आप बताएंगे भैया गयासुद्दीन बलबन लाया। इसने अपने विरोधियों के प्रति कठोर रक्त एवं लौह की नीति को पालन किया, यानी कि जो विरोधी हुआ करते थे उसने उनके प्रति इसने दमनात्मक नीति, उनका दमन करने वाली एकदम कठोर रूप से नीति अपनाई। कहते हैं नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। यदि आपसे पूछे कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने प्रदान की, आप बताएंगे भैया नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। कहते हैं बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहा करते थे। यह क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है। अमीर खुसरो किसके दरबार में रहा करते थे? कहते हैं बलबन के दरबार में रहा करते थे। कहते तो गुलाम वंश का अंतिम शासक शमुद्दीन कैमूर्स हुआ था। याद रखिए, यहाँ से आपका समाप्त होता है गुलाम वंश, और आगे की जो क्लास होगी वो हमारे खिलजी वंश के ऊपर होगी। और हाँ, हमारी इसमें पूरा का पूरा जो आपके लिए महत्वपूर्ण था गुलाम वंश, हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपके लिए सामने प्रस्तुत छांट के आपके सामने लाए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि क्लास पसंद आई तो चैनल क्लास को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक अवश्य दें। और हाँ, जो आपकी प्रैक्टिस की क्लास आई है ना, उन क्लासों को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वह जो क्लास हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर होंगी और एक विस्तृत तौर पे बहुत अच्छी क्लासें भी आने वाली हैं, एक अच्छे कंटेंट के साथ आने वाली। कंटेंट देखिएगा आप, कितना बेहतरीन कंटेंट होता है, और ये कंटेंट इतना बेहतरीन है कि यहाँ से आपको सीधे सीधे प्रश्न हूबहू पेपर में देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि क्लास पसंद आए तो चैनल को जो आपका क्लास है इसे शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।